इसमें मैं जो एससीओ का समिट हुआ होने वाला है इंडोनेशिया में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया माली के लिए रवाना हुए हैं, तो उसमें किस प्रकार जो बैठक होती है प्रधानमंत्री के या अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की, उसको हम एक छोटे से क्लिप के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जो राष्ट्राध्यक्ष हैं समिट में भाग लेते हैं, उनके क्या क्या से अपने जो देश के हित के बारे में और वर्ल्ड के हित के बारे में कौन कौन से जो वक्तव्य हैं उसको उसमें सामने रखा जाता है जो बैठक होती है एससीओ के सामने। तो एक छोटी सी क्लिप है, आप उसको समझेंगे और आगे जो मेरा लेक्चर है उसको कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। प्रतिशत का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का मौजूद है। चीना स्टडीज यहाँ पर मौजूद है। ये ग्रुप फोटोग्राफ है, को आप देख सकते हैं। ग्रुप फोटोग्राफ करने वाले हैं शंघाई सहयोग संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में बीजिंग में हुआ था, इसका जो बीजिंग मुख्यालय है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है, तो शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की का 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में जो मुख्य नज़र की बात करेंगे तो इसमें समरकंद घोषणा पत्र इसमें अपनाया गया है और जो एससीओ की अध्यक्षता है वो भारत को सौंपी जाएगी इसी में, यानी 2013 में जो इसकी आयोजन किया जाएगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि वाराणसी को एक धार्मिक पर्यटन राजधानी बनाने की एक घोषणा की जाएगी। इसमें जो ईरान है, ईरान को स्थायी संगठन यानी स्थायी सदस्य की जो सदस्यता है उसको स्वीकार किया गया है। ईरान को स्थायी सदस्य बनाया गया है इसमें। इसके पहले वह पर्यवेक्षक की भूमिका को निभा रहा था। इसमें जो पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें इसका उद्देश्य है कि सदस्य देशों को जो विरासत स्थल उस देश में है उसमें घूमने टहलने और उसके जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको पूरी दुनिया में प्रचार करने की सुविधा और वहाँ पर एक पर्यटन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको मजबूती के साथ बनाना, इसका मुख्यतः ये जो मोटो है वो है। अब इस शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका क्या है, तो भारत की भूमिका ये है कि जिससे खाद्य सुरक्षा है। अभी हाल ही जो रसिया यूक्रेन युद्ध है तो उसमें खाद्य सुरक्षा बढ़ गया था। मोटे अनाज को बढ़ावा देने में इसकी जो मुद्दे हैं, जो खाद्य सुरक्षा के मामले में जो भारत सरकार है वो कहा है कि यूएन में कि मोटे अनाज की जो मान्यता है मोटे अनाज की उसको पूरे अच्छे उसके समाधान जो उसके मुद्दे हैं उसको अच्छे से देखना चाहिए कि जो एक इसमें अनाज में जो दिया गया है उसके बाद जो पारंपरिक औषधियाँ हैं वो भारत सरकार जो है एससीओ को एक नए कायदे के गठन हेतु एक पहल करेगा कि जो पारंपरिक औषधियाँ हैं ऋषियों मुनियों द्वारा उसको इस कोरोना महामारी के समय यूज में लाया गया था, तो क्यों इसको पारंपरिक तौर पे ही यूज में न लाया जाए। जो इसके दवाइयाँ हैं जो कि औषधियाँ हैं वो लोगों के खाद्य सुरक्षा की बात कर लिया और पारंपरिक औषधियों की बात कर लिया। अब नेक्स्ट में हम जानेंगे कि जो एससीओ के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। तो इसके लक्ष्य क्या हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उसको दूर करना, सीमा संबंधित जो गतिरोध है उसको भी उसके समाधान के मुद्दों को भी, जैसे चीन और भारत के बीच जो सीमा मुद्दे हैं उसके समाधान के लिए एससीओ का जो लक्ष्य है वो काम आ सकता है अगर भारत सरकार और चीन की सरकार उसको सोचे और उसके जो रूल है उसको फॉलो करें। और सैन्य सहयोग को भी इसमें कहा गया है कि सैन्य सहयोग को भी हम साथ चलेंगे। खुफिया जानकारी जो दूसरे देशों के बीच है उसका साझाकरण करेंगे जिससे हमारे जो आतंकवाद हैं उसके निपटने में काम आएगा। और जो मध्य एशिया में यूएसए के प्रभाव को रोकना, यानी कि जो मध्य एशिया में यूएसए का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो एससीओ जो है रोकेगा। इसका जो लक्ष्य है वो ये भी है कि इसका जो अमेरिका का लक्ष्य यूएसए इसमें प्रभाव है मध्य एशिया में उसको रोकना। अब हम बात करेंगे इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश जैसे चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आ जाता है कि इन देशों के अलावा जो अन्य देशों में इसमें दे देगा कि जो तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में से किसी एक देश को उठा के दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कौन सा देश ऐसा नहीं है जो एससीओ का सदस्य नहीं है एससीओ का। तो ये चीज़ें हैं इसमें ऑप्शन के रूप में। जब आप इन जो देश हैं इसमें इसको याद रखेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप दे सकते हैं।
इसमें पर्यवेक्षक का भी दर्जा दिया गया है कि पर्यवेक्षक देशों में कौन है। तो पर्यवेक्षक देशों में अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है। इसके पहले ईरान भी पर्यवेक्षक देशों में था, लेकिन हाल में इसी जो समरकंद का आयोजन हुआ है उसमें ईरान को स्थायी सदस्यता मिल गई है। लेकिन इसके साथ ही जो वार्ता में जो देश होते हैं कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ आप लोग भागीदार के रूप में, यानी कि आप लोग सीखें कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार संगठन को व्यवस्थित करना होता है, जो सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं किस प्रकार उसको हल किया करना होता है, सीमा से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको किस प्रकार हल किया जाता है, साथ ही साथ सैन्य सहयोग का जो बढ़ावा है और खुफिया जानकारी है, इन सबको किस प्रकार से निपटा जाता है। तो वार्ता में भागीदार देश को आमंत्रित किया जाता है। जो देश जो देश एससीओ की मेजबानी करता है वो इसमें कर देता है। तो ये है। उसके बाद से तो इसमें कौन कौन से देश हैं, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका और क्या है, तुर्की। ठीक है। अब इसमें एससीओ में कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो जैसे एससीओ का जो जब स्थापित किया गया था और अब तक का, तो अगर हम जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 41% भाग एससीओ के सदस्य हैं। यानी जिन देशों की विश्व की जनसंख्या का 41% है वह इस एससीओ के सदस्य हैं। और 25% का जो भू क्षेत्र है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल हो गया, चाइना का क्षेत्रफल हो गया, रूस का क्षेत्रफल हो गया, तो दुनिया का लगभग 25% जो वैश्विक भू क्षेत्र का नियंत्रण भी इन्हीं के आसपास है। और जो विश्व का जीडीपी उसमें 24% का योगदान एससीओ के सदस्य देशों के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें इसकी संरचना की बात की गई है कि जो इसकी जो संरचना है वो क्या है। तो इसमें सबसे हेड होते हैं हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। ये क्या होते हैं, ये सर्वोच्च निकाय होते हैं, यानी किसी चीज़ को निर्णय लेना कि ये अब इसको फॉलो करना चाहिए। और जो ये होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल HGC, ये बहुपक्षीय वार्ता करते हैं और हर साल ये अपना सहयोग जो दूसरे देशों के काउंसिल होते हैं HGC, वे हर साल मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि किन चीज़ों को हमें अपने मुद्दों में शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों को के हिसाब से रणनीतिक और वार्ता निर्माण करना चाहिए। इसमें दो स्थायी निकाय हैं। पहला हो गया ये एससीओ की गतिविधियों, यानी कि सचिवालय, ये एससीओ की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है और साथ ही यह सूचनाओं का विश्लेषण और कानूनी, संगठनात्मक और तकनीकी में सहायता प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, तो ये है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर RATS, यानी क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। इसका क्या काम होता है, तो यह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु जो उग्रवाद होता है इस काम को इसको सौंपा जाता है कि आप इसको हैंडल करिए। अब इसमें साथ ही साथ क्या होता है, ये होता है एससीओ के बिजनेस काउंसिल। ये क्या करते हैं, ये आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो एससीओ के इंटर बैंकिंग संरचना, ये बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो हमने इसी संरचना को जान गया कि संरचना इसकी क्या है। और इसमें जो काउंसिल होते हैं जैसे HSC, जैसे इनका दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं तो आप जान लीजिए। पहला है कि HSC, ये किसी काम को निर्णय लेने में इनकी भूमिका सबसे ऊपर होती है। ये हर साल जा कर के ये काम देखते हैं कि हमें अब इस जो शंघाई सहयोग संगठन है उसमें किस प्रकार से रणनीतिक और प्राथमिक जो चीज़ें हैं उनको बनाए रखने में भूमिका निभानी चाहिए और एक रणनीतिक साक्षात्कार होना चाहिए। इसकी जो स्थायी निकाय हैं ये भी हो जाएगा कि सचिवालय हो जाएगा और एक क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना एससीओ बिजनेस काउंसिल, यानी कि इसका भी हमने बता दिया और ये भी हो गया। अब चलते हैं क्या इसके ऊपर, भारत के ये एससीओ की जो प्रासंगिकता है वो क्या है, तो देखते हैं। तो भारत की जो प्रासंगिकता है, तो पहला क्या है, पहला है कि सीमा पारी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटने में प्रभावी कार्रवाई को आगे बढ़ाना। यानी कि सीमा पारी सुरक्षा से मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए ये भारत है, अब इसकी यह इधर म्यांमार साइड में, इधर पाकिस्तान साइड में, इधर चीन साइड में क्या होता है कि ड्रग्स की और जो नशीली दवाएं होती हैं, हथियार होती हैं, इन सब का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे आतंकवाद विरोधी जो खतरा है वो लगातार बढ़ता है। तो इन मुद्दों पर एससीओ की जो भूमिका है, तो ये जो सदस्य देश होते हैं ये खुफिया जानकारी, जैसे हम पहले ने आपको बताया है कि एससीओ के जो सदस्य होते हैं वो खुफिया जानकारी इसको देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भारत सरकार की जो ये चीज़ें हैं, सीमा पार की जो सुरक्षा है, वो कहीं ना कहीं सहयोग करने में एससीओ की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो जो क्षेत्रीय मुद्दा है, यानी क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना RATS, इसका काम क्या होता है,
तो ये जो है एससीओ की स्थायी निकाय है। जब हमने बताया कि जो दो भाग होते हैं, दो भाग, उसमें एक सचिवालय हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, ये RATS, ठीक है, RATS। तो ये इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद उसमें दिया ही था। इन सबको से निपटने में इसकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सीमा पार कनेक्टिविटी। सीमा पार कनेक्टिविटी क्या होता है कि यह मध्य एशिया को जोड़ने वाली जो नीति होती है उसको आगे बढ़ाने में यह सहायता प्रदान करता है और एक रणनीति बनाने में भी ये सक्षम होता है। सीमा पार कनेक्टिविटी मतलब ये हो जाएगा, एससीओ की बात कर रहा है। तो अब तीसरा क्या हो जाएगा कि जो भारत में ईरान में चाबहार बंदरगाह भारत के द्वारा बनाया गया है, तो इसके प्रोत्साहन में भी इसकी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि ईरान जो है एससीओ का सदस्य भी अभी हो गया है और भारत भी है। तो सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और परियोजनाओं को स्टार्ट करने में भी इनकी जो एससीओ की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता, यानी किस प्रकार भारत के लिए एससीओ जो है वो महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि द्विपक्षीय व्यापार, यानी जो द्विपक्षीय व्यापार है उसके द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाना। तो द्विपक्षीय संबंध का मतलब ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं और उससे दोनों देशों को फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए ये रूस हो गया और ये भारत हो गया। तो अगर इन दोनों के बीच व्यापार का आदान प्रदान होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, तो दोनों देशों के बीच जो आर्थिक वृद्धि है वो लगातार बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाना, ठीक है। अब चीन के साथ मजबूत संबंधों को मजबूत करने में भी यह एक मंच है, यानी कि हमने देखा है कि चीन के साथ हमारे लगातार बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो चीन के साथ हमारे संबंध को सुधारने में जो एक मंच का काम करेगा वो एससीओ करेगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद से अफगानिस्तान में स्थिरता लाना, यानी हमने देखा किस प्रकार अमेरिका के सैनिक जब चले गए तो वहाँ पर जो वहाँ के आतंकवादी हैं, तो हमने देखा किस प्रकार अफगानिस्तान के चले जाने के बाद आतंकवाद वहाँ पे बढ़ा है, युद्ध, ड्रग्स, इन सबको मुक्त बनाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है एससीओ, एक मंच। क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारी की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ावा देना, जैसे कि लोहा, कोयला, तेल, गैस और यूरेनियम, इन सबको बढ़ावा देने में भी इसका यूज हो सकता है। ऊर्जा सहयोग में भी इसका यूज हो सकता है। ऊर्जा सहयोग में जैसे तुर्कमेनिस्तान, हमारे यहाँ जो तापी परियोजना है, तापी परियोजना, इन सबको भी ये देख। तो जो तापी परियोजना है उसमें जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, उसके बाद से अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और ये इंडिया हो गया। तो ये एक पाइपलाइन परियोजना है। इससे ऊर्जा की जो दिक्कतें हैं उसको पूरा करने में इन चारों देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और ये चारों देश जो हैं वो एससीओ के मेंबर भी हैं। लेकिन अब इन जो भारत के साथ इसकी जो भूमिका है उसके साथ भारत के पास इसकी चुनौतियाँ भी हैं। अब इन चुनौतियों को भी हम समझेंगे। तो हम चुनौतियों को समझते हैं। तो इन चुनौतियों में भारत की जो चुनौती है वो क्या है, तो जैसे चीन के साथ मजबूत रिश्ते, चीन की जो मजबूत स्थिति है वो भारत के लिए एक खतरा है। जैसे जो BRI प्रोजेक्ट है, BRI, उस BRI प्रोजेक्ट में जो उसमें भारत को छोड़कर अन्य सभी देश उसके सदस्य हैं। जो BRI परियोजना है उसमें सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। चीन के शत्रुतापूर्ण जो रवैया है उसके साथ, यानी कि जो सीमा विवाद चीन जो है कर रहा है, वो उसमें भारत को जटिल बना दिया है। यानी कि जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों को भारत के साथ वो लगातार बढ़ाना चाहता है। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा ये है कि भारत पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण संबंध और चीन पाकिस्तान की जो बढ़ती मित्रता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार शत्रुतापूर्ण व्यवहार लगातार चलता रहता है। और पाकिस्तान चीन की लगातार तारीफ कहता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये जो है बिग ब्रदर हैं। तो इस तरह के जो संबंधों में इनका लगातार बढ़ावा मिल रहा है। अभी जो POK है वहाँ से BRI प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान से होकर के गुजरती है, वो पाकिस्तान के POK से होकर गुजरता है। POK जो है भारत की अपनी संप्रभुता की अखंडता, भारत कहता है कि POK जो है वो मेरा है। तो यदि भविष्य में चीन की जो BRI परियोजना है वो POK के साथ होकर के जाएगी, तो अब भारत अगर POK को लेना, भारत और पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण संबंध, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध हैं लगातार। ये भारत जो है भारत को अपना दुश्मन देश मानता है, लेकिन वहीं चीन को अपना एक बिग ब्रदर मानता है। तो जो BRI प्रोजेक्ट है, वो अगर BRI प्रोजेक्ट जो है वो अगर POK से होकर के गुजरेगा, तो अभी लड़ाई तो भारत जो है कहता है कि POK मेरा है, लेकिन वो पाकिस्तान में है। लेकिन अब अगर कहेगा POK मेरा है तो उसमें चीन की भी पैनी नज़र रहेगी। इसीलिए आए दिनों जो है वो अगर हम किसी अपने देश की सीमा की बात करते हैं, POK हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन चीज़ों के मुद्दों को दबाने के लिए लगातार बॉर्डर पर डिस्प्यूट करता है।
दूसरा जो खतरा है वो रूस और चीन के बीच सॉरी रूस और चीन के बीच बढ़ता सामरिक सहयोग। हमें पता है कि जो इंडिया है वो यूएसए के लगातार नज़दीक जा रहा है। तो जो रसिया है वो भी कह रहा है कि हम चीन के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि रसिया और चीन ये जो है यूएसए के दुश्मन देश में आते हैं। और जो यूक्रेन संघर्ष में रूस की जो पश्चिमी देशों की जो जब यूक्रेन का संघर्ष हो रहा है रूस के साथ, तो जो पश्चिमी देश हैं वो रसिया की लगातार बुराई कर रहे हैं, रसिया के लगातार खिलाफ काम कर रहे हैं, लगातार पाबंदी भी लगा रहे हैं। लेकिन वहीं चीन जो ये कह रहा है कि ये हमारी घनिष्ठ साझेदारी स्थापित कर सकता है रूस के साथ। चीन जो है लगातार उसका सहयोग कर रहा है। अप्रभावी निर्णय, यानी जो सदस्य देश हैं वो जो पृष्ठभूमि है सदस्य देशों की पृष्ठभूमि, उसमें राष्ट्रहित हो गया, यानी सदस्य देशों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा और राष्ट्रहित सरकार के संपदा और संस्कृति में व्यापक विविधता है। इन दोनों देशों के बीच जो देश हैं सदस्य देश, उनके बीच जो सांस्कृतिक संपदा है, विविधता है, वो लगातार भिन्न है। इससे जो निर्णय दिया जाता है किसी चीज़ को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, वो निर्णय चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अगर हम बात करें जैसे एससीओ में अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खिलाफ कोई भी उपाय नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें बड़ी एक मुद्दे के काम करती हैं। आतंकवाद की परिभाषा पर मतभेद, यानी कि अभी एससीओ देशों के बीच आतंकवाद क्या है इसकी परिभाषा कोई निर्धारित नहीं किया गया है, तो इसलिए भी ये चुनौतीपूर्ण रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो सुरक्षा चिंता है, यानी कि जो सुरक्षा संबंधी चिंता है, यानी कि भारत में जैसे अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, तो तालिबान शासन में क्या होता है कि उसमें आईएसआई का वृद्धि देखा गया, अलकायदा भी वृद्धि देखा गया, लश्कर तैयबा, ये सब आतंकवादी संगठन है और इनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एससीओ के सदस्य देशों के लिए एक प्रमुख चिंता का कारण बनता जा रहा है। अगर हम तालिबान से निपटने के लिए एक दृष्टिकोण का अभाव है, यानी कि तालिबान से निपटने के लिए जो इंटीग्रेटेड अप्रोच ये लगातार ये कम है, क्योंकि ये अधिकांश देशों के साथ भू सामरिक संबंध, भू आर्थिक और व्यक्तिगत गारंटी के द्विपक्षीय साधनों के माध्यम से तालिबान से संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी कि किसी भी मामले से चीन कहा है कि हम तालिबान की मदद करेंगे, पाकिस्तान कहता है कि हम तालिबान के साथ मदद करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये सब एससीओ के सदस्य हैं। अगर सभी लोग तालिबान की मदद करेंगे तो तालिबान में जो अलकायदा, आईएसआई और जो लश्कर तैयबा हैं, ये जो है आतंकवादी समूह है, इनकी लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आतंकवाद में खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भारत इसमें क्या राय देख सकता है, तो भारत के लिए आगे की राह क्या होगी, तो आगे की राह यही होगी कि जो सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना, यानी कि किसी के खिलाफ भी नहीं जाना है और किसी के पक्ष में नहीं बोलना है। जो हमारा एक अपना पोजीशन है उसको बरकरार रखना है कि हम न किसी के पक्ष में जाएंगे न किसी के विपक्ष में जाएंगे। दूसरा ये कि जो कनेक्टिविटी परियोजना को दोबारा शुरू करना, जैसे ईरान में चाबहार परियोजना है, अशकाबाद समझौता है, ये सब जो है इनको मजबूती के साथ इनको स्टैंड लेना चाहिए, सरकार को इनको दोबारा से शुरू कर देना चाहिए, जिससे कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और जब व्यापार बढ़ेगा तो इकोनॉमिक जो पावर है वो भारत की बढ़ेगी। ठीक है। तीसरा ये है कि चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार करना होगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं, यदि हम पड़ोसी देशों के साथ अपना व्यापार शुरू करेंगे, व्यापार अपना जारी रखेंगे, तो हमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी सामान को पहुंचाने में, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है, यानी कि बैलेंस है, वो हम बढ़ा सकते हैं। हमारे पास गुड और पीपल दोनों हैं, तो हम पीपल के माध्यम से वहाँ पर रोजगार दे सकते हैं और गुड के माध्यम से वहाँ पर अपने यहाँ डॉलर दे सकते हैं। तो इससे ही हमारा आर्थिक सहयोग और व्यापार और जो क्षेत्रीय संपर्क है उसमें वृद्धि होगी। चौथा यह है कि जो मध्य एशियाई क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि जो मध्य एशियाई क्षेत्र हैं वो ऊर्जा के सुपर पावर माने जाते हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, रूस को भी कह सकते हैं, रूस भी है, तो ये ऊर्जा के पावर होते हैं। तो भारत की जो मध्य एशिया में भूमिका है उसको और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन जो है ऊर्जा संकट को पूरा करने के लिए लगातार वो मध्य एशियाई देशों को लुभावना होती है, एक तरह से कह सकते हो कि वो कहता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ये देंगे, हमारे साथ ये कर लीजिए, हमारे साथ ये एग्रीमेंट कर लीजिए, जैसे अभी जो है ईरान के साथ किया है। उसके बाद से ये तालिबान के लिए स्पष्ट नीति, यानी एससीओ के सदस्य देशों ने अपनी अलग अलग नीतियों के लिए जो तालिबान है उससे निपटने के लिए एक सम्मत जो स्थिति है उसको देना चाहिए तालिबान से, और तालिबान को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि हम वहाँ के देशों के साथ खड़े हैं, उन देशों की इकोनॉमी को बढ़ाने में काम करेंगे, वहाँ की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पानी है, बिजली, इन सबको तालिबानियों को यानी कि अफगानियों को देने में हम
जैसे एक सरकार की जो भूमिका होती है उसको हम निभाएंगे, और जो संगठन होते हैं यूएन के या यूएनएससी के, उनको हम देने में देंगे। एक जैसे सरकार की जो भूमिका गवर्नमेंट की होती है वो हम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और लास्ट का है बहुपक्षीय सहयोग। बहुपक्षीय सहयोग में क्या होगा कि हम आतंकवादी विरोधी जो अभ्यास है उसको आयोजित करेंगे। जो आतंकी संगठन हैं, यानी कि जो देश आतंकवादी संगठन यानी आतंकवादी को पैसे देने और धन मुहैया कराने में उनकी अगर हाथ पाया जाता है तो उसको FATF की सूची में डालेंगे। FATF क्या है? FATF 1989 में इसको बनाया गया था। ये जो है G7 के देशों ने इसको बनाया था। ठीक है, आगे इसमें जो छूटा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। जैसे अब इसमें जो समरकंद घोषणा पत्र है इसमें किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि वार्ता और परामर्श के माध्यम से देशों के आपसी जो मतभेद हैं उनको शांतिपूर्वक हम समाधान करेंगे। और दूसरा यह है कि आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने के लिए सामान्य हितों और दृष्टिकोण को विकसित करने का एक आह्वान किया जाएगा। और तीसरा ये कहा गया है कि जो परमाणु हथियार को के अग्रसर और परमाणु निरस्त्रीकरण यानी कि परमाणु जो हथियार होते हैं उनका निरस्त्रीकरण करने में उनका समर्थन रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि SCO और क्वाड में क्या जो है ये दुविधापूर्ण स्थिति है भारत के लिए, इसमें ये कह रहा है। तो कहोगे जो जैसे दुविधापूर्ण स्थिति इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत जो है वो SCO का भी सदस्य है और क्वाड का भी सदस्य है, तो ये दोनों संगठनों का सदस्य है। तो जो SCO को नाटो विरोधी संगठन और क्वाड को चीन को प्रतिसंतुलित करने के रूप में देखा जाता है। यानी SCO को जो नाटो है, नाटो कौन शुरू किया था? यूएसए ने शुरू किया था। कब शुरू किया गया था? 1949 में इसको शुरू किया गया था, नाटो की स्थापना किया गया था। तो SCO को नाटो के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, और जो क्वाड है वो चीन को बढ़ती जो आक्रामकता नीति है उसको उसके खतरे के रूप में उसको स्थापित किया गया है। लेकिन दोनों संगठनों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि क्षेत्रीय शांति बनाना और स्थिरता लाना। इन दोनों संगठनों का मेन उद्देश्य यही है। तो SCO का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें शांति स्थिरता लाना। लेकिन जो क्वाड है वो कहता है कि समुद्री जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने में इसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहेगी। ये दोनों ही सामरिक हितों की जो सहयोग है, यानी कि जो एक देश की राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा है उसको बनाने में दोनों जो संगठन है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को SCO के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। SCO क्या है, इसके कितने देश हैं, भारत में SCO का क्या इम्पैक्ट है, कौन से जो SCO के सदस्य हैं वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारते हैं, भारत को SCO के जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं, और इसके बारे में हम आगे क्या अपना सकते हैं जिससे जो चुनौतियां हैं उसको ख़त्म की जा सकती है। तो इसको हम समझ लिए। अगर आपको इन सभी टॉपिक को क्लियर करने में हमारी जो भूमिका है वो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।